इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 10। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तीन एप्लीकेशन है यहाँ पे गॉस के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज, इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे, सारे लाइन भी आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सरफेस भी आपका इनफाइनाइट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल चार्ज। तो पहली जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया था कि भाई पॉइंट चार्ज का तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कूलॉम्स लॉ आपको हेल्प करता है। कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये तो आपका कूलॉम्स लॉ से निकल जाता है। तो हमें गॉसेस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें क्या करना था, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे। सिमेट्रिकल एक तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने गॉसेस लॉ लगाया। गॉसेस लॉ से पहले हम क्या लगाएंगे, गॉसेस लॉ लगा के हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स से फिर क्या निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। गॉसेस लॉ से फ्लक्स आसानी से निकल जाता है, आपको पता है। अगर फ्लक्स हमारे पास है तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है E.ds से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबा सब एक चार्ज है, और मैंने पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग तो कंसिडर करना नहीं है। मैंने क्या करना है, L लंबाई का चार्ज लेना, बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मुझे कंसिडर करना है फ़िलहाल। तो यहाँ पर मान लेते हैं L लंबाई में कितना चार्ज है, Q चार्ज है। इस यहाँ से यहाँ तक लंबाई है चार्ज की L, और यहाँ पर इसका चार्ज कितना है, Q। और मुझे इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज से R दूरी पे कोई पॉइंट है, R दूरी पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे लगाना है गॉसेस थ्योरम, क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो केवल किसके लिए अप्लाई है, वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए। तो अब मुझे गॉसेस थ्योरम लगाने से पहले मैंने क्या बोला था, चार्ज को आपने बंद कर देना है, किसी क्लोज सरफेस से बंद कर देना है। तो क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मुझे इस पॉइंट से जाता हुआ मैंने क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक हाइपोथेटिकल एक सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो हाइपोथेटिकल सरफेस है उसने कितना चार्ज का क्लोज कर रखा है, L लंबाई पर जो चार्ज है Q, इसको बंद कर दिया इसने। एक मैंने क्या लिया, एक इमेजिनरी एक गॉसन सरफेस लिया, इस सरफेस ने मैंने चार्ज को बंद कर दिया, क्योंकि गॉसेस लॉ लगाने से पहले हमें चार्ज को बंद करना पड़ेगा किसी क्लोज्ड सरफेस से। ठीक है, हमने बंद कर दिया यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, ये देखिए इस तरह से नया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। तो गॉसेस सरफेस एक तरह से सिमेट्रिक सरफेस है। सिमेट्रिक सरफेस क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस सरफेस से, तो सारे के सारे कितने का एंगल बना रही, 90 डिग्री का एंगल बना रही। बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो भी सरफेस है, ये वाला साइड वाला सरफेस है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। और ये वाला जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तीन सरफेसेज हैं यहाँ पे, एक S1 है, एक S2 है, ये तो बेस के सरफेस हो गए, और एक कर्व्ड सरफेस हो गया, ये कर्व्ड सरफेस हो गया, इसको मैं S3 मान लेता हूँ। तो साइड से तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि साइड वाले सरफेस के तो पैरेलल निकल जा रहा है, इसको कट तो कर नहीं रहा है। अच्छा, फ्लक्स कौन से सरफेस से निकलता है, जिस सरफेस को कट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है ना, फ्लक्स उसी सरफेस से पास होता है। अगर किसी सरफेस से पैरेलल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो इसका मतलब उस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो क्योंकि ये जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल है तो क्या होगा, इसका मतलब इस सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, 0। और यहाँ से देखिए ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल निकल जा रही है, इसका मतलब इसको कट नहीं कर रही, तो ये सरफेस का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब केवल और केवल फ्लक्स कहाँ से पास होगा, 3 से पास होगा। तो मैं कहूँगा अगर टोटल फ्लक्स की बात कर रहा हूँ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो मैं कहूँगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू 0 + 0। तो जो थर्ड सरफेस का फ्लक्स होगा वही क्या होगा, इस टोटल सरफेस का फ्लक्स होगा। अब आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E.ds। अगर डॉट को हटाएंगे टोटल फ्लक्स क्या होगा, E.ds
या DS3 बोल देता हूँ इसको, इस सरफेस को मैं DS3 बोल देता हूँ। अगर यहाँ पे छोटा सा सरफेस ले लो, DS का मतलब क्या होगा, एक छोटा सा सरफेस मान लीजिए, यहाँ पे थर्ड सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस मान लीजिए DS3, तो यहाँ पे DS3 कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको बताना है कि थीटा क्या होगा। थीटा किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा। ये जो आपका थर्ड सरफेस है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ना भी कंसिडर करो, ये जो थर्ड सरफेस दिख रहा है इसका जो नॉर्मल होगा, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था थीटा कैसे लेना है। थीटा सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपने सरफेस कंसिडर कर रहे हो उस पर एक नॉर्मल डाल दीजिए। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसी को यहाँ पे थीटा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरफेस का नॉर्मल भी ऊपर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या लेंगे आप, 0। जब दो पैरेलल हो जाते हैं तो इनके बीच का एंगल हो गया 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, EDS3। DS3 का मतलब समझ रहे हैं ना। चलो अभी बताते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाता है, सिमेट्रिक लिया जाता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी दूरी यहाँ पे होगी। इसका मतलब पूरे इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर लेके आइए, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेके आइए और इंटीग्रेशन ऑफ DS3। इसका मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं आप, इसको बोलने का तरीका क्या है, इसको इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। कौन सा, कर्व्ड। 3 का मतलब क्या बता रहा है, कर्व्ड, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा यहाँ पर देखिए इसकी रेडियस क्या होगा, क्योंकि पॉइंट की डिस्टेंस आ रहा है तो ये रेडियस का काम करेगा। तो जो कर्व्ड सरफेस, इसको अगर आप बात करें, जैसे मैंने कहा था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे DS3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, S3। इसको कैसे बोलोगे, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। और आपको पता है किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2πr इंटू L। ये तो हो गया टोटल फ्लक्स। इसका मतलब इस सरफेस का फ्लक्स 0, इस सरफेस का फ्लक्स 0, जो कर्व्ड सरफेस है उससे जितना पास हो रहा है ये, तो टोटल फ्लक्स इतना जा रहा है। अब गॉसेस थ्योरम कहता क्या है, गॉस लॉ कहता है जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है वो पहले हमने कंसिडर किया, कर लिया था। इसकी लंबाई है L, रेडियस है R, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, Q। तो ये आपका अब आ गया, ध्यान देना। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख दीजिए 1/2πrL Q/ε0। इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो क्या हो सकता है, इसको देखिए 1/2πε0, ε0 पाई के साथ लिख लेते हैं, और Q/L को, ये Q/L दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे डिस्कस किया था। इसको Q/L को लिखा जाता है लैम्डा, जिसको आप कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज इन यूनिट लेंथ, चार्ज इन यूनिट लेंथ को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q/L के बदले में लिख सकता हूँ λ/r। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इसमें जो हमने पॉइंट चार्ज का लिखा था, देखिए इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और लीनियर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, क्योंकि आपको 1/4πε0 की वैल्यू पता है, 9 इंटू 10⁹। तो इसको क्या इस फॉर्म में लाया जा सकता है, बिल्कुल। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 2 से, अगर मैं उसको अलग से लिख दूं तो 2 से अपॉन में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 2 λ/r। तो ये आपका फाइनल कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अगर इसका ग्राफ
और इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज एज वेल एज फॉर द लाइन चार्ज। तो कैसे क्या होगा इनका, दोनों का मैं एक साथ ही यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये किस तरह का ग्राफ आएगा और ये किस तरह का ग्राफ आएगा। ध्यान देना दोनों ग्राफ इस तरह के आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। और किस में तेजी से कम होगा, ये देखें स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें तेजी से कम होगा। इसका मतलब ये तो होगा इन्वर्स स्क्वायर वाला पॉइंट चार्ज का, ये पॉइंट चार्ज का होगा, और ये किसका होगा, लीनियर चार्ज का होगा। तो इसमें भी आपके एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।